Hello everyone, welcome back to Mock Mentor. This is our series of important RBI circulars. So far, we have covered the important circulars released in the month of December, January, and we are continuing our series with the month of February. In today's video, we are talking about the new circular released by RBI, where it has allowed banks to finance takeovers of listed and unlisted non-financial companies. इस सर्कुलर में मेजरली आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया है कि वो एक्विजिशंस को फाइनेंस कर सकते हैं। एक्विजिशन मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसका मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल ले लेती है, उसे हम टेक ओवर कहते हैं। सो लेट अस बिगिन। सर्कुलर में आरबीआई ने बोला क्या है कि बैंक्स लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों टाइप की कंपनीज को टेक ओवर के लिए पैसे दे सकते हैं। मतलब अगर कोई एक कंपनी है, कंपनी ए, और उसको किसी दूसरी कंपनी बी को अगर खरीदना है, इस डील के लिए अगर उसे फाइनेंसिंग की जरूरत है तो कंपनी ए बैंक के पास जाके लोन लेके इस टेकओवर को फाइनेंस कर सकती है। इसके क्या प्रोविजंस है वो हम देख लेते हैं। फंडिंग कैपिटल डील में ऐसा बोला गया है कि बैंक्स अगर किसी को एक्विजिशन डील को लोन दे रहे हैं, उसको बैंक्स मैक्सिमम 75% तक ही फंड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए अगर कंपनी ए कंपनी बी को खरीद ली है, इस डील का या एक्विजिशन का वैल्यू अगर टोटल 100 करोड़ है, तो कंपनी ए बैंक से सिर्फ 75 करोड़ तक का ही लोन ले सकती है। बचे हुए जो 25 करोड़ है वो कंपनी ए को खुद लगाना होगा या खुद देना होगा। तो बायर को एटलीस्ट 25% of the complete deal they should fund it from their own funds। अब इसमें वो इक्विटी भी ले सकते हैं या इंटरनल सेविंग्स भी ले सकते हैं, ताकि जो रिस्क है वो शेयर हो जाती है। सेकंड प्रोविजन है एलिजिबल फाइनेंसिंग चैनल्स का। आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि लोन किन किन एंटिटीज को दिया जा सकता है। सबसे पहला है एक्वायरिंग कंपनी को डायरेक्टली हम लोन दे सकते हैं, मतलब जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है। इन दिस केस अगर कंपनी ए एक्विजिशन कर रही है तो बैंक डायरेक्ट कंपनी ए को लोन दे सकता है। दूसरा है नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरीज को, मतलब अगर एक्वायरिंग कंपनी की कोई नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी है तो उसको लोन मिल सकता है। नॉन फाइनेंशियल मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई सब्सिडरी है या सर्विसेज में है या इंफ्रास्ट्रक्चर में है, किसी भी तरीके से अगर वो एनबीएफसी नहीं है या कोई फाइनेंशियल बिजनेस में नहीं है तो उन्हें भी लोन दिया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम टाटा ग्रुप के बारे में बात करें तो टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब अगर टाटा ग्रुप की किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना हो, तो जो भी नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरीज हैं, उन नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरीज को बैंक लोन दे सकता है फॉर एक्विजिशन। तीसरा है एसपीवी या स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इनका मतलब क्या होता है? ये एक सेपरेट कंपनी है जो स्पेसिफिकली एक्विजिशन के लिए बनाई जाती है। स्टेप डाउन एसपीवी का मतलब है पेरेंट कंपनी के नीचे स्ट्रक्चर में एक लेयर्ड एंटिटी जब होती है, उनको हम स्टेप डाउन एसपीवीज बोलते हैं। तो बैंक्स जो होते हैं वो एसपीवीज जो स्पेशली एक्विजिशन के लिए ही बनाई जाती है, उन कंपनीज को भी एक्विजिशन के लिए लोन दे सकता है। यहाँ पे आरबीआई ने एसपीवी को क्यों अलाउ किया है? क्योंकि कॉर्पोरेट एक्विजिशन often are structured through SPVs for tax efficiency, risk isolation, structured financing। आरबीआई ने प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करके एसपीवीज को भी लोन देने के लिए अलाउ किया है। यहाँ पे 2025 में एक ड्राफ्ट सर्कुलर आया था, उसमें से कुछ चेंजेस हैं। अर्लियर मतलब जो ड्राफ्ट सर्कुलर था उसमें पर डील फंडिंग लिमिट 70% थी। मतलब अगर 100 करोड़ का एक्विजिशन कॉस्ट है तो बैंक्स तो 70 करोड़ ही दे सकते हैं, पर उसको चेंज करके अब 75% कर दिया है। तो मैक्सिमम फंडिंग अ बैंक could give in acquisition is 75%। एंड सेकेंड, एग्रीगेट एक्सपोजर कैप भी हटा दिया है। ड्राफ्ट में एक प्रपोजल था कि बैंक का जो टोटल एक्सपोजर होगा एक्विजिशन फाइनेंसिंग में, वो टीयर 1 कैपिटल का 10% मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन फाइनल सर्कुलर में ये जो एग्रीगेट एक्सपोजर कैप है इसको भी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्वायरिंग कंपनीज। अब आरबीआई ने यहाँ बोला है कि जो कंपनी एक्विजिशन के लिए लोन लेना चाहती है उनको कुछ प्रूडेंशियल थ्रेशोल्ड्स को मीट करना होगा। व्हाट आर दीज? सबसे पहला है मिनिमम नेटवर्थ विच इज रुपीज 500 करोड़। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहती है एंड इस एक्विजिशन को वो बैंक से फंड करना चाहती है, तो उनका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ का तो होना चाहिए।
इससे ये इंश्योर होता है कि सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लेवरेज मिलेगा, हाईली रिस्की थिन कैपिटल कंपनीज इससे अवॉइड होगी और एक्विजिशन का जो फेलियर है वो भी रिड्यूस होगा। सेकेंड इज प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड। लिस्टेड कंपनीज को लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में प्रॉफिट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। मतलब कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए पिछले 3 साल में। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रहती है तो बिजनेस में एक स्टेबिलिटी इंश्योर होती है, डिफॉल्ट का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। थर्ड है फॉर अनलिस्टेड एक्वायर्स। इसमें हमने लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज के बारे में बात करी है। तो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्रेडिट रेटिंग मिनिमम ट्रिपल बी माइनस या उससे अबव होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू। अगर रेटिंग डबल बी या उससे लोअर है तो वो सारी जो भी एंटिटीज हैं वो अलाउड नहीं होगी इन एक्विजिशंस। फोर्थ इज एक्वायरर एंड टारगेट। Acquirer and target cannot be related parties. Related party का मतलब होगा प्रमोटर लिंक्ड कंपनीज, या अगर किसी भी कंपनी की कोई कॉमन ओनरशिप है या किसी भी तरीके से मैनेजमेंट अगर कनेक्टेड है तो वो भी एक्विजिशन फंड थ्रू बैंक नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्यों है? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का सर्कुलर फंडिंग नहीं होगा, आर्टिफिशियल रीस्ट्रक्चरिंग दिस वे नहीं होती। Now next is control and ownership rules. Acquisition must result in control of the target company within 12 months. मतलब acquirer को अगर target company पर control चाहिए तो वो 12 महीने यानी 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यहाँ पे control का मतलब है board control, voting power या decision making authority। तो अगर कोई एक कंपनी A कंपनी B को अगर एक्वायर कर रही है तो 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी A के पास उस कंपनी के बोर्ड कंट्रोल या वोटिंग पावर्स आ जाने चाहिए। Now if the acquirer is already in control, मतलब अगर ऑलरेडी किसी भी लेवल का कंट्रोल है तो उसमें बैंक फंडिंग तभी अलाउड होगी जब स्टेक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स को मीट करे। क्या है वो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स? दीज आर 26%, 51%, 75 और 90%। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड these percentages? Let us understand them. 26% is basically for blocking minority. इंडिया में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए मिनिमम 75% का अप्रूवल चाहिए। मतलब अगर किसी के पास 26% शेयर है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज 51%। 51% इज मेजॉरिटी कंट्रोल। ये सबसे सिंपल वाला थ्रेशोल्ड है। 51% का मतलब कि अगर किसी के पास 51% वोटिंग राइट्स है मतलब वो बोर्ड को अपॉइंट कर सकता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकता है। थर्ड इज 75%। स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए हमेशा 75% का एटलीस्ट अप्रूवल चाहिए होता है। तो कोई भी जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर चेंज है, किसी भी तरीके का मर्जर या अमालगमेशन है या कोई अगर मेजर डिसीजंस है तो उसके लिए एटलीस्ट 75% स्टेक चाहिए होता है। तो अगर किसी के पास 75% है तो वो सिंगल हैंडेडली स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कर सकता है। तो इसमें एक फुल स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आ जाता है। एंड फोर्थ इज 90%। 90% का मतलब है कि अगर एक्वायरर के पास 90% शेयर्स हैं तो वो रिमेनिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को फोर्सफुली बाई आउट कर सकता है। एक्विजिशंस अलाउड है वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या दोनों के थ्रू अलाउड है। कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और कुछ फाइनेंशियल सेफगार्ड्स हैं। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी मैंडेटरी रहेगी, मतलब लोन के अगेंस्ट कॉर्पोरेट गारंटी जो कि एक्वायरिंग कंपनी से आ सकती है या उसकी पेरेंट कंपनी से आ सकती है या किसी ग्रुप होल्डिंग एंटिटी से आ सकती है। कॉर्पोरेट गारंटी होता क्या है? इसका मतलब है कि अगर बोरोअर लोन रीपे ना करे तो गारंटर कंपनी लीगली रिस्पॉन्सिबल होगी रीपेमेंट के लिए। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि अगर कोई कंपनी को एक्वायर कर रही हूँ और कल को मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगी तो मेरी जगह कोई मेरा पेरेंट कंपनी हो गया वो ये सारा पैसा रिटर्न कर सकती है। सेकेंड इज पोस्ट एक्विजिशन लेवरेज कैप। पोस्ट एक्विजिशन कंसोलिडेटेड डेट टू इक्विटी रेशियो 3:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कंसोलिडेटेड डेट टू इक्विटी रेशियो लिखा हुआ है, तो कंसोलिडेटेड का मतलब होगा कि सिर्फ एक्वायरिंग कंपनी नहीं पूरे ग्रुप स्ट्रक्चर को देख के कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होगा। क्योंकि कंपनीज एसपीवी बना के लेवरेज हाइड कर सकती है, तो ये अगर लूप होल की तरह इसको यूज किया जा सकता था तो ये लूप होल क्लोज कर दिया गया है।
और ये कंटिन्यूस बेसिस पे है। कंटिन्यूस बेसिस का मतलब ये होगा कि सिर्फ एक्विजिशन के टाइम नहीं, फ्यूचर में भी 3:1 के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं जाना चाहिए। के पीछे का रैशनल ये है कि जो कंपनी है वो एक्सेसिव बोरोइंग में ना जाए। तो 3:1 कैप से ओवर लेवरेजिंग कंट्रोल होता है, डिफॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, एंड ऑल इन ऑल बैंकिंग सिस्टम सेफ रहता है। तो अगर टारगेट कंपनी अनलिस्टेड है तो वैल्यूएशन जो लोन पर्पस के लिए कंसिडर की जाएगी वो दो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स की वैल्यूएशन में से वो होगी जो लोअर होगी। मतलब कि दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन में से दोनों में से जो भी कम वैल्यूएशन है दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर एनी कंपनी विच इज अनलिस्टेड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज का मार्केट प्राइस विजिबल नहीं होता है। प्रमोटर्स क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियली वैल्यूएशन को इन्फ्लेट कर सकते हैं या ज्यादा लोन दे सकते हैं, किसी भी तरीके का एसेट बबल क्रिएट कर सकते हैं। सो बाय दिस ये सारी रिस्क जो होती है वो प्रिवेंट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या लिखा है कि बैंक्स सिक्योर्ड ब्रिज लोन दे सकते हैं टू मीट द 25% ओन फंड रिक्वायरमेंट। इसका मतलब समझते हैं। तो हमने पहले जो पढ़ा एक्विजिशन फाइनेंसिंग में क्या है कि बैंक्स मैक्सिमम 75% तक का जो लोन है वो फाइनेंस कर सकते हैं फॉर एक्विजिशन। तो मतलब अगर 100 करोड़ का एक्विजिशन है तो बैंक्स 75 करोड़ तक दे सकते हैं, राइट? बचा हुआ जो 25% है वो बायर को खुद देना पड़ेगा। लेकिन ब्रिज फाइनेंसिंग या सिक्योर्ड ब्रिज फाइनेंसिंग में क्या है, कभी कभी हो सकता है कि बायर के पास वो 25% इमीडिएटली अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर उसे एक्वायर करना हो तो आरबीआई ने अलाउ किया है कि बैंक टेम्पररी ब्रिज लोन दे सकता है। ब्रिज लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म टेम्पररी फंडिंग। मतलब जब तक परमानेंट फंडिंग अरेंज ना हो जाए तब तक शॉर्ट टर्म के लिए बैंक फंड्स दे सकता है। तो अगर 100 करोड़ की डील है तो कंपनी ए 75 करोड़ तो बैंक से ले सकती है। लेकिन मान लो अगर कंपनी के पास अभी 25 करोड़ नहीं है, तो बैंक से ब्रिज फाइनेंसिंग लेके थोड़े टाइम के लिए ये 25 करोड़ जो है वो भी फाइनेंस करवा सकती है, एंड आफ्टर सम टाइम वो ये 25 करोड़ को रीपे कर सकती है। पर यहाँ पे 12 मंथ्स का क्लॉज है। मतलब ये जो 25 करोड़ उन्होंने लिए हैं तो 12 महीने के अंदर अंदर वो 25 करोड़ उन्हें वापस रीपे करने होंगे as a part of the bridge loan. Now there is also an aggregate exposure limit. आरबीआई ने ये बोला है कि बैंक्स का टोटल एक्विजिशन फाइनेंस एक्सपोजर जो रहेगा वो लेस देन 20% ऑफ इट्स टीयर 1 कैपिटल होने वाला है। टीयर 1 कैपिटल क्या होता है? कोर कैपिटल। मतलब जिसमें कॉमन इक्विटी या डिस्क्लोज्ड जो रिजर्व्स होते हैं वो सारे आते हैं। लेट अस सपोज कि बैंक का टीयर 1 कैपिटल 50,000 करोड़ है, ठीक है? तो 50,000 करोड़ में से मैक्स एक्विजिशन के लिए बैंक कितना पैसा दे सकता है? 50,000 करोड़ का 20% विच इज 10,000 करोड़। तो अगर बैंक को किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के एक्विजिशन के लिए लोन देना है तो वो मैक्सिमम 10,000 करोड़ ही दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ओवरसीज ब्रांचेस इन सिंडिकेटेड डील्स। तो सिंडिकेटेड डील्स क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। जब एक लार्ज एक्विजिशन होता है तो मल्टीपल बैंक्स मिलकर लोन देते हैं। क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो कोई एक बैंक लोन ना देके दो तीन या उससे ज्यादा बैंक्स मिलकर लोन देते हैं। इसको हम सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग या सिंडिकेटेड डील्स कहते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या है? अगर इंडियन बैंक ओवरसीज ब्रांचेस के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग ऑल दी ओवरसीज ब्रांचेस वो भी लिमिटेड रहेगा 20% ऑफ द टोटल फंडिंग फॉर अ डील। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सिंडिकेटेड डीलिंग है और उसका टोटल जो एक्विजिशन कॉस्ट है विच इज 1000 करोड़। अब अगर डील का साइज 1000 करोड़ है तो इंडियन बैंक की ओवरसीज ब्रांचेस मिलकर मैक्सिमम 200 करोड़ का कंट्रीब्यूट कर सकती है। 200 करोड़ विच इज द 20%। तो ओवरसीज ब्रांचेस मैक्सिमम 200 करोड़ से कंट्रीब्यूट कर सकती है इन सिंडिकेटेड डील्स। फॉर ओवरऑल कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में इंक्लूड होता है डायरेक्ट एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट्स, एक्विजिशन फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। तो इसमें आरबीआई ने बोला है कि एक्विजिशन फाइनेंस ब्रॉडर सीएमए लिमिट्स के अंदर ही रहेगा। मतलब इसको सेपरेटली अनलिमिटेड ट्रीट नहीं किया जाएगा। लोन्स टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ये ऐसे लोन्स हैं या ये तब दिए जाते हैं जब आप शेयर्स प्लेज कर रहे हो या म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को प्लेज कर रहे हो या बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज ऐसा कोलैटरल अगर आप रख रहे हो
बैंक के पास, एंड उसके बदले में अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो ये लोन्स तब दिए जाते हैं। अब इसमें कुछ स्ट्रिक्ट लोन टू वैल्यू रेशियोज हैं जो अप्लाई होने वाले हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब है कि बैंक कोलैटरल की वैल्यू का कितना परसेंट तक लोन दे सकता है। तो 60% LTV इज फॉर लिस्टेड शेयर्स एंड लिस्टेड कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। मतलब अगर आपके पास 10 लाख के लिस्टेड शेयर्स हैं तो मैक्सिमम बैंक 6 लाख का लोन दे सकते हैं। तो 60% कैप इज फॉर लिस्टेड शेयर्स एंड लिस्टेड कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। 75% is for mutual funds, which is excluding debt mutual funds, ETFs, REITs and InvIT units. मतलब 10 लाख के अगर आपके पास म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं तो मैक्सिमम आपको 7.5 लाख का लोन मिल सकता है। इसका रीजन ये है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो डायरेक्ट शेयर से वो कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं, इसलिए यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो 75% है। एंड 85% इज फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट फंड्स रिलेटिवली और स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हायर एलटीवी अलाउड है। अगर यहाँ पे मैं अगर 10 लाख के डेट म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करती हूँ तो मुझे मैक्सिमम 8.5 लाख का लोन मिल सकता है फ्रॉम द बैंक। एलटीवी होगा वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड रहे। तो मान लीजिए कि आपने 10 लाख के शेयर पे 6 लाख का लोन लिया है, लेकिन अगर सडनली मार्केट गिर जाता है तो शेयर की वैल्यू कितनी रह गई, 8 लाख रह गई। तो अब जो एलटीवी है वो कम हो जाएगा, तो दैट एलटीवी वुड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो रूल ये होगा कि बैंक्स को एलटीवी कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा और ब्रीच होने पर मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में उसको रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई का मतलब बोरोवर एक्स्ट्रा मार्जिन या तो डाले या शेयर्स को सेल किया जाए। यहाँ पे पर बोरोवर कैप भी है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज या डेट म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट अगर लोन दिया जाता है पर इंडिविजुअल मैक्सिमम 1 करोड़ का ही लोन दिया जाए। इसका पर्पस है कि जो रिटेल स्पेक्यूलेशन होंगे वो इससे लिमिटेड रहेंगे, कंसंट्रेशन रिस्क कंट्रोल होगा एंड लार्ज लेवरेज पोजीशंस जो होंगी वो भी अवॉइड होगी। अब अगर कोई आईपीओ, एफपीओ या ईसॉप के सब्सक्रिप्शन के लिए लोन देना है तो उसके लिए मैक्सिमम एक इंडिविजुअल को 25 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। लोन लेस देन 75% ऑफ सब्सक्रिप्शन वैल्यू, borrower must provide minimum 25% कैश मार्जिन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आईपीओ के लिए अप्लाई कर रही हूँ और आईपीओ का वैल्यू है 20 लाख, तो उस 20 लाख में से जो बैंक है वो मैक्सिमम 15 लाख दे पाएगा। 15 लाख विच इज द 75%। तो 20 लाख में से बैंक मैक्सिमम 15 लाख का लोन दे पाएगा और जो बोरोवर होगा, मैं यानी कि मैं, मुझे कम से कम 25% विच इज 5 लाख उसका कंट्रीब्यूशन मुझे खुद करना पड़ेगा। अब ये 25% का मार्जिन क्यों मैंडेटरी किया गया है? क्योंकि आईपीओ सब्सक्रिप्शन हाईली स्पेक्यूलेटिव हो सकते हैं, तो अगर इसमें लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो लॉस रिस्क बोरोवर भी शेयर करे, इसीलिए 25% का कैश मार्जिन इज मैंडेटरी। नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटीज टू capital market intermediaries such as brokers and clearing members. CMIs कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग मेंबर्स या अदर सेबी रजिस्टर्ड जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो लोग कैपिटल मार्केट्स के बीच में काम करते हैं, इन्वेस्टर्स और एक्सचेंजेस के बीच के एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं। क्योंकि ये मार्केट लिंक एंटिटीज हैं, इनके साथ रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए आरबीआई ने इनके लिए कुछ कंडीशंस रखी है। पहला है लेंडिंग ओनली टू सेबी एंड अदर रेगुलेटर रजिस्टर्ड एंड प्रूडेंशियली कंप्लायंट एंटिटीज। मतलब बैंक सिर्फ उन एंटिटीज को लोन दे सकता है जो सेबी या किसी अदर रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड हो और पूरी तरीके से रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करता हो। इसका पर्पस क्या है कि जो भी फेक ऑपरेटर्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे एंड रेगुलेटरी आर्बिट्रेज अवॉइड हो। सेकेंड इज ऑल फैसिलिटीज मस्ट बी फुल्ली सिक्योर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है लोन का पूरा अमाउंट 100% कोलैटरल से बैक्ड होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 10 करोड़ का लोन है तो कोलैटरल की वैल्यू भी 10 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, किसी भी तरीके की अनसिक्योर्ड लेंडिंग नहीं होगी। ना लोन्स का यूज किस किस के लिए अलाउड है? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जनरल वर्किंग कैपिटल या मार्जिन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। मतलब स्पेक्युलेटिव प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट रिस्की एक्सपोजर जो होगा वो अलाउ नहीं रहने वाला है। गारंटीज टू एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउसेस। बैंक्स एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को गारंटीज दे सकते हैं
मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट को अल्टरनेटिव के रूप में, बट ओनली इफ एक्सचेंज रूल्स इसको अलाउ करते हैं। मिनिमम 50% collateral required of which at least 25% should be in cash। अगर बैंक कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी को लोन दे रहा है तो 50% कोलैटरल रिक्वायर्ड होगा, जिसमें से 25% कैश में होना चाहिए। तो अगर गारंटी की वैल्यू 10 करोड़ है तो मिनिमम कोलैटरल 5 करोड़ का होगा, और इस 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ तो एटलीस्ट कैश होना चाहिए। कैश कंपोनेंट मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि कैश सबसे लिक्विड एसेट होता है। तो अगर कभी मार्केट क्रैश होता है तो उससे शेयर्स गिर सकते हैं या बॉन्ड्स इलिक्विड हो सकते हैं, लेकिन जो कैश होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। इससे जो सिस्टमिक रिस्क होती है वो भी कंट्रोल होती है। So that was the complete breakdown of RBI's new circular of banks financing listed and unlisted acquisition of companies. Before you go, I have a quick question for you all. Why has RBI capped banks' total acquisition finance exposure at 20% of Tier 1 capital instead of allowing unlimited exposure? Drop down your answers in the comment section below. Thank you so much for watching.